वेलकम गाइस को आज एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानव के स्टार्टिंग में एक टकली मोम को दिखाया जाता है। वो कहता है कि तो आपको बाई यूनहा के बारे में जानना है। तो उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो कहता है कि हाँ, मुझे उनके बारे में जानते हैं क्योंकि मैं बाई हुन्ना के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैं आपके पास आया उसकी जानकारी लेने के लिए। तो वो टकला मोम कहता है कि मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ, वो एक लेजेंडरी कल्टीवेटर था। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी था। शायद उसे भगवान बुद्ध ने खुद ही इस दुनिया में भेजा था। तो वो लड़का कहता है, वाह, ये तो वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। और वो अपनी किताब में वो सारी बातें लिखने लगता है जो मोम बता रहा होता है। और वो कहता है तो बताइए आप उसके लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ हमें बताइए। तो वो मोम कहता है, हाँ, उसका लाइफ तो इतना करता ही वो कि घबराने लगता है और कांपने लगता है। जो देख कर के लड़का सोचता चला इसको अभी क्या हो गया है, ये तो अच्छा खासा बंदा बता रहा था सारी बातें को, फिर घबरा क्यों रहा है। अभी वो मोम घबराते हुए कहता है, तुम बाहर में जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जो देख करके वो लड़का शॉक हो जाता है और सोचता है कि साला ये बोलते बोलते क्यों घबरा गया और मुझे क्यों इस तरह से बातें कर रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पेंग क्लैंग के गेट का, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदा उस लड़के को लात मार के अपने क्लैन से बाहर कर रहा होता है। और वो बंदा बड़ा ही गुस्से में कहता है, साले कमीने, दिख मत जाइए फिर से यहाँ पर, अगर फिर से यहाँ पे दिख गया तो मैं तुम्हारी हड्डी बस एक कर दूंगा। और वो बंदा एक नमक का बैग चारों तरफ बिखरा देता है। जो देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो सिर्फ जानकारी मांगी थी, तो उस बंदे को इसने गुस्सा क्यों आ गया और वो इस तरह से भड़क क्यों दिया है, जो कि मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया जैसे कि मैं उसकी बेटी भगा लिया हो। और इसी के साथ हमें बाई हुन्हा के बारे में बताया जाता है। वो एक गजब का मार्शल सेवियर था जिसने पूरी दुनिया में अराजकता को खत्म किया। जो एक लेजेंडरी व्यक्ति था जिसके बारे में सारी दुनिया में बातें की जाती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पर जो कि बड़े ही तेजी से कहीं भी भागे जा रहा था। और वो मनी में सोचता है कि इस महान व्यक्ति के बारे में अब कोई भी बात करने को क्यों डरता है। एक इतिहासकार के रूप में मेरा ड्यूटी है इतिहास में छिपी हुई बातों को अपने कागज में लिखना, और मैं आज इसके बारे में जान सकता हूँ। और तभी हमें एक टूटा फूटा घर को दिखाया था जहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुमको साउलिट और प्लेन क्लैन से लात मारकर बाहर कर दिया था, मुझे लगा ही था ऐसा ही बात होगा। और इस भिखारी का नाम होता है डिवाइन मैड डॉग, हिंदी में बोले तो दिव्य पागल कुत्ता। साला नाम भी गजब का दिया है राइटर ने। तभी लड़का कहता है, आप सही कह रहे हैं, और मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर सभी सारा इसी तरह से मुझसे व्यवहार किया और मुझे लात मार के बाहर निकाला है या फिर गाली दे के धिक्कार के निकाल दिया है अपने क्लैन से। और पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में बताने से इतना डरते हैं। और इसी के साथ मैं आपके पास आया हूँ उस बंदे के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए उसके बारे में ताकि मैं अपने उपन्यास में उसके बारे में लिख सकूं। तो भिखारी हंसते हुए कहता है, बेशक तुम कहीं भी जाओ उसके बारे में जानकारी मांगने के लिए, तो लोग इसी तरीके का व्यवहार तुमसे करेंगे। और हमें 100 साल पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर गेंगडोंग क्लैन साल के वाई क्लैन को दिखाया जाता है। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही मजे से सो रहा होता है। और यही बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर बाई हुन्ना। तभी वो अपने आंखें खोलता है और कहता है, मैं तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है इसके बारे में, उसका नाम बाई हुन्ना है जो कि हेवन के नीचे सबसे महान और स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखता है, जो कि एक मार्शल प्लेन में पैदा हुआ है जहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट को सीखते हुए बड़ा होता है। और ये बातें यूना पहले से ही जानता था कि यह मार्शल आर्ट से ही अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है और सभी इसी पाथ में चलना चाहता है। और वो बिस्तर पे लेटे लेटे सोचता है कि भले ही कोई भी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो आगे बढ़ नहीं सकता है। और हमें राइटर बताता है कि ऐसे बंदे की सोच रखने वाले बंदे तक बस एक ही प्रॉब्लम थी, जो कि आज उठने में देर हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, सपने तो बड़े बड़े पर बिस्तर नहीं छूट पाता है। तो बताओ ऐसा कौन सोचता है जो कि सोने से पहले सोचता है कि कल सुबह या करना है और दूसरे दिन समय पर उठ ही नहीं पाता है? कमेंट करके बताना। और वो बंदा बड़े ही मजे में बेड से बाहर की ओर देखता है जहाँ पर सूरज डूबने वाला होता है और वह शाम होते देख उदास हो जाता है और वह जंप मारते हुए अपने रजाई को लेकर के फिर से सो जाता है।
और कहता है कि कितने साल की बात है, कल मैंने सोचा था कि आज से ही मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुरुआत करूंगा, और दुर्भाग्य की बात है नींद टूटी ही नहीं और शाम हो गया। वह छोड़ो, आज जो भी कुछ हुआ, और मैं अभी सो जाता हूँ क्योंकि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, और कल से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा। तभी उसी कमरे में कोई आता है और वह विनोआ को देख करके बड़ा ही गुस्से में कहता है, कमीने जल्दी उठो, जल्दी से उठो। और हमारा एमसी बड़ा ही अंगड़ाइयाँ लेते हुए आँख घुसते हुए उठता है, उठते हुए कहता है, आप यहाँ पर। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के फादर होते हैं। वह कहता है, क्या तुम्हें पता भी है समय क्या हो रहा है? तो यूना कहता है कि असल में मैंने सूरज को देखा। तो फादर कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी सोए पड़े हो सूरज को देखते हुए? तो यूना अंगड़ाई लेते हुए कहता है, असल में मैंने उठ गया था और जब मैंने देखा कि सूरज ढल रहा है तो वैसे भी अभी सोने का समय हो गया था, जिसके कारण मैं सो गया ताकि मैं कल सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूं और अपना प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसके फादर बड़ा ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस कमरे से कितने दिन से बाहर नहीं गए हो और रजाई में घुसे पड़े हो? जिसकी आंखें अभी भी खुल नहीं रही थी वो भी अभी भी नींद में था, जो कहता है कि सामने शायद 3 दिन या फिर शायद 2 दिन हो या फिर 2 दिन हुआ होगा। जो सुनकर ले बाप तो गुस्से का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, 4 दिन? तुम 4 दिन से अपने कमर ओढ़े हुए इस बिस्तर पे सोए हुए हो? देखा लड़के, क्या इतने समय लेट सकते हो? क्या तुम्हारा पीठ नहीं दर्द कर रहा है? हालांकि एक भालू भी 3 दिनों बाद अपना बिस्तर को छोड़ देता है। तो यूनोहा बड़े ही बेसब्री से कहता है, सस इसीलिए तो मैं अपने बिस्तर से उठ करके एक बार जरूरी बाहर की तरफ देखता हूँ खिड़की से। जो सुनकर बाप का तो मीटर हाई हो जाता है। तो यूना अपने बाप को ज्ञान फैलते हुए कहता है कि असल में मैं ट्रेनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। तो फादर कहता, अच्छा इसके बारे में तुम क्या बताओगे? लेकिन मैं जब भी जगता हूँ तो सूरज ढल चुका होता है, जिसके लिए मैं फिर से सो जाता हूँ ताकि मैं अगले दिन सुबह बहुत ही जल्दी उठ सकूँ और अपना ट्रेनिंग को चालू कर सकूँ करके। और बर्दाश्त नहीं होता है उसके बाप को, वो अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिस्तर सहित उसे उठा लेता है, उठा करके जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि मैं भी आपके इस रवैये से बहुत ही खुश हूँ। और उसको बहुत ही गुस्से तरह से देखने लगता है। और इस यूना के फादर ने बेट सहित यूना को पटक दिया था और फादर कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबह को कैसे उठा जाता है। इसके बाद क्या होता है यूना के साथ, वो तो हमें बताया नहीं जाता। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है यूना के फादर पर, जो कि अपने सलाहकार के साथ बातें कर रहे थे। मैं बताने भूल गया, ये वाई किलन का लीडर है, तो हम इसे लीडर ही बुलाएंगे अब। सो लीडर अपने सर पकड़ के बैठा हुआ था और सोच में पड़ा था, जो देख करके सलाहकार कहता है कि क्या आप दूसरे यंग मास्टर के कारण परेशान है? और लीडर भी कहता है, वो नहीं तो और कौन हो सकता है जो कि मुझे इतने परेशानी में भेज सकता है? तो सलाहकार कहता है कि आप इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो अभी अनमेच्योर है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे इस सब की बातों को समझ में आ जाएगा। तो लीडर उदास होते हुए कहता है कि जब वो पैदा हुआ था तो वह उसी समय अपना मार्शल ट्रेनिंग के लिए देश घूमने चला गया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं 2 वर्षों में वापस आ जाऊंगा। और मैं उस समय कई घटनाओं के कारण मुझे लौटने में क्यों 8 साल लग गया, लेकिन मैं इन समय में सॉर्ड ऑफ जस्टिस का टाइटल हासिल कर लिया था। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था, जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी का रवैया बदल गया था। वो तो बहुत ही गुस्से में मुझे बागिब की तरह काटने में दौड़ रहा था, और वो बेटा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था एक लेजी इंसान बन गया। ये सब देख करके मुझे अभी भी उदासी और परेशानी महसूस होती है। सलाहकार कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है। जो सुनकर के बाप चौंक जाता है और पूछता है कि बताओ कौन सा रास्ता है इन सबको सही करने का? तो सलाहकार कहता है कि क्या आप भूल गए कि वो वापस आ रहा है? जो सुनकर के लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है, हाँ तूने ठीक कहा, मुझे लगता है वो वापस आ रहा है। आप सही कह रहे हैं, अब वो आने पर मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगा। तो सलाहकार कहता है कि हाँ अब वो 3 साल बाद वापस आ रहा है। और हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि लीडर का बड़ा बेटा होता है और वो आइकलैंड का सेकंड यंग मास्टर, जिसका नाम होता है सुनरो। और वह वो व्यक्ति है जिससे यूनोआ बहुत ही ज्यादा डरता है। इसके साथ सीन कट होकर के यूनोआ के रूम पर आता है, जहाँ पर यूनोआ का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जो देख करके वो पीछे घूमता है और हमें बताया और हमें सुनरो को दिखाया जाता है
जो कि बड़े ही गुस्से से युनवा को देख रहा होता है। युनवा अपने बड़े भाई को अपने पीछे इस तरह से अचानक आते हुए देख करके वो भी शब्द और हैरान हो जाता है। सुनवो कहता है कि तो बताओ मेरे छोटे भाई, तुम कितने घंटों से सो रहे हो? तो युना ये देख सुन करके घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो अभी अभी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। मैं आज सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके कारण मेरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपने कक्ष में आ गया। और मन ही मन सोचता है कि ये कब आ गया जो कि मेरे सामने आकर के खड़ा है और इसके आने से मुझे बहुत ही तकलीफ होने वाला है। तो सुनवो कहता है, अच्छा तो तुम सुबह से ही ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। वो सुनकर हिम्मत आता है, हाँ मैं तो सच में ट्रेनिंग कर रहा था। वो सुनवो कहता है, अच्छा तो यह बात है, तो तुम अपने मार्शल फॉर्म से उस मोमबत्ती को तोड़ कर दिखाओ। तो युना पूरा घबराते हुए सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या उसे तोड़ना है? कहता है, हाँ उसे तोड़ना है, और वो भी अपने मार्शल फॉर्म से। मैं भी तो देखो तुम मेरे जाने के बाद 3 सालों में क्या क्या सीखा है। और इधर युनवा तो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे तो मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता है। और इधर उसे इस तरह से घबराते हुए और खड़े होकर के सोचते हुए देख करके सुनो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जल्दी से अपना कर्तव्य को दिखाने को कहा है, तो चलो शुरू हो जाओ। तो युना नाटक करते हुए कहता है, क्या मुझे इसको यहीं पे करना है? इससे तो खतरा हो सकता है, इससे मेरे अटैक से घर भी बर्बाद हो सकता है। जो देख करके सुनो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना बकवास बंद करो और जो भी मैंने कहा है उस पर फोकस करो, तो जल्दी करो, मैं तुम्हें और भी वक्त नहीं दे सकता हूँ। खैर युना घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं करता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि मेरे अटैक से कहीं ये घर तो टूट ना जाए। जो सुन करके सुनो कहता है, हाँ ठीक है, चल जल्दी कर और नाटक मत बंद कर। युना मन ही मन सोचता है, चला आज तो मैं गया, कोई तो आ जाओ और मुझे इसे रोक लो, नहीं तो आज तो मुझे बहुत ही गलत पड़ने वाली है। तो मन को बांधते हुए कहता है, छोड़ जो भी वो देखा जाएगा। ये एटीट्यूड में अपना शॉट को घुमाते हुए कहता है, तो बड़े भाई देखो मैं किस तरह से इस मोमबत्ती को 2 टुकड़ा करने वाला हूँ। और एक जोरदार छलांग लगाते हुए अपने शॉट को उस मोमबत्ती की तरफ अटैक करता है। लेकिन जब वो घूम करके देखता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मोमबत्ती का तो कुछ भी नहीं हुआ था, उसका अटैक वहाँ उसके आसपास भी नहीं लगा था। जो देख करके सुनो भी हैरान हो जाता है, कहता है, वाह रे वाह, तुमने तो बहुत ही बढ़िया अटैक किया है, इससे तो मोमबत्ती कटना तो दूर की बात है, बुझ भी नहीं गया है। क्या तुम्हारा यही ट्रेनिंग है सुबह से लेकर के शाम तक का? साल बीत गया, 3 साल, जो कि बहुत ही काफी होता है शॉर्ट टेक्निक के फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम तो एक बर्बाद और बेकार व्यक्ति हो। और सीन कट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि वहां पर सुनो के साथ क्या होता है। और इसी के साथ खाने के टेबल को दिखाया गया, जहाँ पर पूरा परिवार बैठ करके अपना खाना का आनंद ले रहा है। और इधर इंग्लैंड के एक तो घबराए बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या ही होने वाला है। और इधर सुनो और उसके फादर के बीच बातें चालू हो गया था। तो फादर पूछता है कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ एकेडमी में? तो सुनो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, वैसे भी बिना कठिनाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो सुंदर के फादर वो कहता है, तुम तो उस वाकई में बाहर व्यक्ति हो जो कि किसी भी कठिनाई को पार करके लक्ष्य को पा सकते हो। और भी कुछ कहना है। और इधर यूना तो अपने ही मस्ती में मग्न था, आप देख सकते हैं। तभी सुनो कहता है कि हाँ मुझे और एक बात करना है। सुन करके उसकी मदद करता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम जो भी बात करना चाहते हो खुल के बताओ। तो वो कहता है कि ये बात असल में यूना के बारे में है। तो सुन करके सभी चौंक जाता है और इधर एमसी तो शॉक में ही हो जाता है, अब ये क्या करने वाला है। तो सुनो कहता है, असल में मैं यूना को मार्शल आर्ट अकादमी में ले जाना चाहता हूँ। जो सुन करके यूना का तो दुनिया ही हिल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सुनो उसके साथ क्या क्या कर सकता है। और इसी के साथ दोनों भाई को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट अकादमी के लिए निकल जाते हैं। और हमें वो भिखारी बताता है कि वो लड़का जो कि लेजी और आलसी था, उसका सफर यहीं से शुरू होता है, उसका महान बनने का। और कौन नहीं जानता था कि ये बेकार लड़का जिसका आराम का जिंदगी था, वो अब मुश्किलों में बदलने वाला है। एमसी अपने भाई से कहता है, क्या हम यहाँ पे थोड़ा आराम करके तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जो सुन करके सुनो बोरी गुस्से में उसको देखता है और होना ना चाहते हुए भी अकादमी में जा रहा था, जिसे जाते देख उसकी छोटी बहन बड़ी ही रोने लगती है। और उनके माँ और बाप दिखावटी डुफी देख रहे थे, जहाँ पर उन दोनों को जाने के बाद उसका बाप तो बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है। जो देख कर तो उसकी माँ कहती है, बस आप बंद भी करो, वो तो चला गया, क्यों हंस दे रही हो।
लेकिन उसके बाप का तो हंसी रुक ही नहीं रहा था। जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर उस सालों से उसके ऊपर पड़ा हुआ था और आज जाकर के उतर चुका है। और हमें इन दोनों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है। यूना अपने बड़े भाई से पूछता है कि और एक आदमी में पहुंचने में कितना समय लगेगा। जो सुनकर सुनो कहता है अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 10 दिन तो लग ही जाएगा एक आदमी पहुंचने में। जो सुनकर यूना तो घबरा ही जाता है। वह कहता है कि अरे ये 10 दिन लगेगा तो मैं 10 दिन में तो मर ही जाऊंगा यहाँ पर इस तरह से घोड़े के ऊपर चलते चलते। सुन वो कहता है कि अगर आपको सही से घोड़ा चलाना आता है तो हम तो 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। आए कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता है, फिर भी आप नहीं माने और मुझे इस तरह यहाँ पर ले आए। सुन वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ पर मैं तुम्हारा प्रश्न ही का उत्तर दे रहा हूँ। तो उन्हें कहता है चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसे भी ये पहाड़ कितना खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पीठ और पिछवाड़ा दोनों ही दर्द से फट जाएगा। और एक तरफ वो इशारा करते हुए कहता है कि उधर देखिए कोई उस पेड़ के नीचे सो रहा है, क्यों ना हम भी जाकर के थोड़ा वहाँ पे सो ले। सुनो को थोड़ा बुरा सा फीलिंग लगता है और वह उन बंदों के सामने जाकर के देखता है और वह कहता है कि हमें आने में यहाँ पर लेट हो गया। जो सुनकर यूना कहता है तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो कहता है कि असल में ये लोग मर चुके हैं। जो सुनकर यूना तो घबरा जाता है और इनको मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह है फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम। जो सुनकर यूना को तो कुछ समझ भी नहीं आता और उसकी सारी बातें उसे सिर के ऊपर चला जाता है। जो सुनकर सुनो कहता है कि ये असल में किंगसन फ्लावर पाम कहा जाता है, पर इसे सुजुक नामक एक व्यक्ति के कारण जो कि एक पेस्ट है, इसने इस टेक्निक को बहुत ही बुरे बुरे काम में व्यवहार किया, जिसके कारण इसका नाम बदलकर फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम रख दिया गया। वो ना कहता है ये क्रेपिस्ट तो क्या वो अभी यहीं आसपास हो सकता है। तो सुनो कहता है कि ये बंदे पहाड़ों से जाने वाले लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगता है इनके साथ भी कोई लड़की होगी और वह उस लड़की को पाने के लिए इन सबको मार डाला और उस लड़की के पीछे पड़ गया होगा। मुझे लगता है कि कोई लड़की यहाँ पे खतरे में है तो मुझे देखना होगा। और इतना कहते हुए वह बड़ी सी छलांग मारते हुए वहाँ से चला जाता है और यह चलते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह देख यूना चिल्लाने लगता है। वह कहता है रुक जाओ, मुझे भी साथ में ले लो, तुम मुझे इन डेड बॉडियों के साथ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। और वो चिल्लाए जा रहा था पर यूना की बात वो नहीं सुनता और उसके बड़े भाई वहाँ से चला जाता है। जो देख यूना थोड़ा उदास हो जाता है, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए वहाँ पे इंतजार करने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक पागल इंसान हो, तुम इतनी देर लगा लिए हो, क्या तुम मुझे साथ में नहीं ले जा सकते थे। वो सोचता है कि कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं फंस गया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो इस तरह से कोई मुसीबत में नहीं पहुंच सकता है। इतने में वहाँ पर शेर की गुर्राहट सुनाई देती है। जो देखकर सुन करके वह बहुत ही डर जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से बैठा रहा तो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाऊंगा। तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से कोई दूसरी जगह चले जाऊँ और कोई अच्छा सा सुरक्षित शेल्टर ढूंढ लूँ जहाँ पे मैं अपने रात बिता सकता हूँ। और वह उन लाशों को घोड़े के ऊपर रखकर बड़ी मुश्किल से पहाड़ में चढ़ाई करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इन लाशों को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है जो कि इसकी सफाई कर देगा, और दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश होने लगा है। आकर वो बोरों को धक्का दे लगाने लगता है और इतने में बिजली कड़कने आने लगती है और बारिश भी तेजी हो जाती है। जो देख करके वो घोड़े को और भी जोर से धक्का लगाने लगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, लेकिन इससे घोड़ा परेशान हो जाता है और जोरदार एक लात मार देता है जिससे वो पहाड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो अपने आसपास को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो एक केव के अंदर था और इसे ही बारिश से एक शेल्टर भी मिल गया था। और तभी उसका घोड़ा भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देख करके वो गुस्सा हो जाता है, पर वो कहता है कि साला मैं इन घोड़ों को मार भी नहीं सकता, और वो उनको एक पत्थर से बांध देता है और वह जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। और वो गुस्से से कहता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। तभी उसे अपने भाई की याद आती है। वो सोचता है कि वो अभी तक मुझे ढूंढते हुए नहीं आया, क्या वो सच में कहीं मुश्किल में पड़ गया हो। लेकिन वो फिर अपने मन को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहादुर है,
उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो हर परेशानी को निकटवा लेगा खुद ही, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और वह वहाँ पे चैन की नींद सो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक नीले रंग का मिस्ट अपीयर होता है और वह उस मिस्ट में गिर जाता है और वह मिस्ट उसे उठाकर कहीं और ही जगह पर ले जाने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अलग ही जगह में होता है। वह सोचता है कि कहीं मैं वह सोते समय लुढ़कते लुढ़कते इस केव के अंदर तो नहीं आ गया कि वहाँ पर किसी की आवाज आती है। कहते जियो सुनकर वह डर जाता है और वह धड़ाम से पीछे जाकर के गिरता है। जब वो आस पास देखता है तो उसे एक नीले रंग का रोशनी दिखाई देती है, जो देख करके वह पूछता है कि क्या तुम बोल रहे हो? और वो रोशनी कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वह रोशनी कहता है कि मेरे सक्सेस है, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो और मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने को कहता हूँ और इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनकर इस पर रूल करने को मैं कहता हूँ। जो सुनकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम कोई भूत तो नहीं हो, देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। और उसने हंसते हुए कहता है कि डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि यह मेरी थोड़ी बची कुची आत्मा है और मेरे पास कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाओ और सारी दुनिया में तुम बवाल मचा दोगे जब तुम मेरे इन शॉर्ट टेक्निक्स को सीख लोगे। जो सुनकर मुन्ना सोचता है कि ये सब तो कुछ सुना सुना ही सा लग रहा है। यह केव और केव के अंदर एक बुढ़े की आत्मा जो कि मुझे अपना इनहेरिटेंस दे करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ये तो अच्छी बात है। मैं बिना कुछ किए ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और मुझे मार्शल अकादमी में जाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ बड़ी ही आराम की हो जाएगी। ये सोचते हुए वो बहुत ही खुश हो रहा था और आजू बाजू से एक्सप्रेशन बना रहा था। वो आत्मा यानी कि वो लाइट कहता है कि तुम मेरे सारे शॉर्ट टेक्निक को सीख सकते हो और मैं तुम्हें इन सब टेक्निक्स को 30 सालों में पूरा का पूरा मास्टर कर दूंगा और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो सुनकर एमसी का तो चेहरा ही बदल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि 30 साल इसके में रहना होगा, तुम क्या बक रहे हो, मुझे नहीं रहना और ना ही मुझे इस टेक्निक को लेना। शायद तुम्हारा ये टेक्निक मेरे लिए बना ही नहीं है, तुम किसी और इंसान को देख लो। और इतना कह करके वो वहाँ से भागने लगता है। वो और से भागने लगता है और उसे रुकने को कहता है। योनियो मुड़ता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी रुक लेता है और कहता है बस एक सेकंड रुको, और बताता है कि उसका नाम है बैकमैन, जिसका मतलब होता है वाइट इन्फिनिटी। यो उसे कुछ देर देखता है और कहता है कि उसे पता था कि वो धोखेबाज है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसका ये कहने का मतलब क्या है। यूँ कहता है कि पहले वो कुछ और बनने का नाटक कर रहा था और जब वो काम नहीं आया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। महान कहता है कि वो नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में एक ऐसा स्पिरिट है जो अपनी बॉडी को छोड़ चुका है। यूँ पूछता है क्या उससे वाकई उम्मीद है कि वो इस बात पर विश्वास कर ले, और फिर चिल्लाते हुए एक घूंसा उसके सिर के आर पार मारता है। जैसे ही उसका पूरा हाथ उस आदमी के शरीर से होकर निकलता है, वो उसके आर पार गिर जाता है और फिर डर जाता है क्योंकि वो सच में एक भूत है। महान कहता है कि वो भूत नहीं है, ये स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट्स है जो सिर्फ बहुत उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। यूँ कहता है कि लोग ऐसे ही लोगों को भूत कहते हैं, और महान फिर भी कहता है कि वो भूत नहीं है और चिल्लाने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है। मैड डॉग कहता है कि ऐसे हुई थी योनो की अपने मास्टर से मुलाकात। हिस्टोरियन पूछती है क्या ऐसा कुछ वाकई होता है। वो कहता है कि ये टेक्निक सिर्फ सबसे उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही हासिल कर सकते हैं। वो पूछती है कि ऐसा कौन आर्टिस्ट है जो इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। वो पूछता है क्या वो स्वॉर्ड एम्परर को जानती है। वो कहती है कि वो तो ऑब्वियस है, वो हिस्ट्री का सबसे ताकतवर इंसान था और 1000 स्वॉर्ड बैक क्लैन का सबसे महान वॉरियर था जिसे हमेशा याद किया जाएगा। मैड डॉग कहता है बिल्कुल, वो ही बैकन द रेडियंट स्वॉर्ड की बात कर रहा है। वो आदमी जो बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहलाया, वही रेडियंट सॉवरेन का मास्टर है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि वो तो 300 साल पहले जिंदा था। मैड डॉग कहता है और वो एक ऐसी जेनरेशन से था जिसे अब लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सच है कि उसने ही योनियो को बनाया। वो कहती है कि ये तो कमाल है, और इसका मतलब है कि रेडियंट मार्शल सॉवरेन ने उसका नाम सुनते ही उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट की थी। वो हंसता है
और कहता है कि असल में योनो तो इसका उल्टा था। स्वॉर्ड एम्परर, जिसे 300 साल तक कोई भी डिसेंडेंट ढूंढने नहीं आया, उसे डिसाइपल की बहुत जरूरत थी और उसने योनियो से रिक्वेस्ट की थी। यो पूछता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, वो तो बैक क्लान से भी नहीं है और वो उससे सीख ही नहीं सकता, इसलिए वो जा रहा है। मान पूछता है क्या उसे लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने देगा और अपने हाथ फैलाकर औरा सी कीव का रास्ता बंद कर देता है। यू ऊपर देखकर हैरान होता है। मान पूछता है क्या ख्याल है, ये एक बहुत मोटा पत्थर का दरवाजा है और उसकी अभी की ताकत से वो ना तो इसे हिला पाएगा और ना ही तोड़ पाएगा, लेकिन अगर वो उसकी मार्शल आर्ट्स सीख ले तो वो इसे कागज की तरह काटकर बाहर निकल सकता है। यू कहता है अब कुछ किया नहीं जा सकता और अपनी रस्सी से कुछ निकालने लगता है। महान कहता है कि वो अपनी ताकत से इसे नहीं काट पाएगा। यू दीवार में काटना शुरू करता है और बूढ़ा आदमी हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। यू कहता है कि वो surely देख सकता है कि वो एक सुराग बना रहा है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो फिर भी पत्थर है और अगर वो उसे मेटल से घिसेगा तो धीरे धीरे टूटेगा और 1-2 साल में वो बाहर निकल जाएगा। महान पूछता है क्या वो सच में इतना लंबा ये सब करता रहेगा। योनो कहता है कि जब तुम उसे यहाँ 30 साल फंसाना चाहते हो तो ये तो कुछ भी नहीं। महान कहता है कि वो पागल है, उसे तो मार भी नहीं सकता और कहता है कि बस ट्राई कर ले, वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन योनो कहता है कि उसे वो पसंद नहीं है। महान आगे कहता है कि वो उसे 20 साल के बाद जाने देगा। योनो कहता है कि 20 बहुत लंबा है और वो सिर्फ तभी कंसिडर करेगा अगर वो 3 साल कहें। महान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये मजाक है और कोई चांस नहीं कि वो 3 साल में सीख ले। यहाँ तक कि अगर जॉन्ग सैनफेंग भी जिंदा हो जाए तो भी वो नहीं कर सकता। यू कहता है तो इसका मतलब है कि वो मेंट टू बी नहीं है और फिर से दीवार खोदने लगता है, जिससे महान फ्यूरियस हो जाता है। महान कहता है 5 साल, जिससे योनियो रुक जाता है। वो कहता है अगर तुम उसे 5 साल दोगे तो वो कुछ भी करके उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा। और क्योंकि ये योनो का सपना है, वो सोचने लगता है कि ये कितना टेम्पटिंग ऑफर है। यू कहता है कि उसने कभी ऐसा विविड स्पिरिट नहीं देखा और शायद ये टेक्निक वर्ड ऑफ माउथ से नहीं सिखाई जाती, बल्कि वो शायद सच में स्ट्रॉन्गेस्ट रहा हो कभी और वो इस मौके का इस्तेमाल करेगा क्योंकि 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मान जाता है, कहता है कि वो करेगा। मैड डॉग आगे कहता है बेशक उस वक्त योंगियो को नहीं पता था कि वो आदमी ही स्वॉर्ड एम्परर था। द स्वॉर्ड एम्परर भी काफी बदनसीब था क्योंकि उसकी जिंदगी के अंत में जिस इंसान से उसकी मुलाकात हुई वो और कोई नहीं बल्कि योनियो था। महान उससे उठने के लिए कहता है, उसको हरामखोर कहकर बुलाता है और जब योनो उठता है तो वो पूछता है कि उसे क्यों जगाया जा रहा है, कहकर कि वो बहुत थका हुआ है। पूछता है क्या तुम्हें नींद की जरूरत नहीं है और कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मर चुका है और वो एक इंसान है और इंसानों को नींद चाहिए होती है। महान अपना पूरा गुस्सा दबा लेता है और कहता है कि अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। आखिर उसके जीवन के अंतिम समय में उससे मिला हुआ शिष्य सिर्फ एक आलसी हरामखोर निकला। योनो पूछता है क्या उसे सच में जागते ही ट्रेनिंग शुरू करनी है। पता चलता है कि वो दिन भर सोता रहता था और ट्रेनिंग में सिर्फ एक बार मूव्स प्रैक्टिस करता था। महान उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस रेट पे तो इसे 50 साल लगेंगे, 5 नहीं। यूं पूछता है क्या कोई आसान तरीका नहीं है सीखने का और महान कहता है कि ये जितना आसान हो सकता था उतना ही है। यूं कहता है कि अगर वो कम से कम बोलता नहीं तो थोड़ा कम इरिटेट करता और इसी वजह से उसे एक टैलेंटेड मास्टर मिलना चाहिए। ये बातें महान के दिमाग में गूंजती है पर फिर भी वो अपना गुस्सा रोक लेता है और अगर उसके पास एक एक्चुअल बॉडी होती तो वो गुस्से में की डेविएशन और कोलैप्स झेलता। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ सफलता चाहिए थी और अपनी मार्शल आर्ट्स को पास करना चाहता था। इस चक्कर में अपनी आत्मा को इस बुरे हाल में छोड़ दिया।
जिसमें उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और अगर उसके पास बॉडी होती तो वो इस लड़के की धुलाई कर देता ताकि उसे सबक मिलता। और इसी के साथ वो जमीन पर लौटने लगता है और महान से पूछता है कि उसने वो कैसे किया। महान पूछता है वो किस बारे में बात कर रहा है। यूनियो कहता है उस पत्थर गेट को गिराने के बारे में। पूछता है क्या वो उस पावर का यूज करके अपने बॉडी को कंट्रोल करके उसे मार्शल आर्ट्स सिखा सकता है। महान कहता है कि उसने एक डिवाइस पहले से ही बना रखा था जिसका स्ट्रिंग उसने खींच लिया। और योनो पूछता है कैसे जब उसका कोई बॉडी ही नहीं है। और महान कहता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने बस साइकिक लेविटेशन का यूज किया था स्ट्रिंग खींचने के लिए, सिर्फ किसे। फिर उसे समझ आता है कि यूनियो क्या कह रहा था और वो हंसने लगता है। सोचता है कि उसने पहले ये क्यों नहीं सोचा। यो सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या वो सच में पागल हो गया है। महान कहता है कि वो सिर्फ ये सोचता रहा कि उसके पास बॉडी नहीं है। शायद ये इसलिए भी था क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स अधूरे थे, क्योंकि उसने 300 साल तक अपनी स्पिरिट मेंटेन करके रखी थी, पर उसके वजह से उसने कुछ अच्छा सीखा। योनो पूछता है वो क्या कह रहा है, और जैसे ही वो सुनता है उसे महसूस होता है कि कुछ उसके चेहरे के पास से गुजरा और एक जोर की आवाज आई। वो घूम कर देखता है कि क्या था वो अभी एक पत्थर वॉल में घुसा होता है उसके बगल में। और महान कहता है कि उसकी वजह से उसे समझ आया कि अगर उसके पास बॉडी नहीं भी है तब भी वो जब चाहे पत्थर हिला सकता है। ये घबराने लगता है। महान कहता है कि इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर हिला सकता है तो वो ऐसे काम भी कर सकता है। जैसे ही वो शॉटगन की तरह अटैक करने लगता है, यू चीखता है और कहता है रुक जाओ, और उसे बुद्धा कहकर बुलाता है, पर फिर तुरंत सुधर लेता है और कहता है कि वो अपने मास्टर से बात करना चाहता है। और उस दिन से महान और योनो की ट्रेनिंग दिन रात चली। वो दिन में बिना रुके तलवार चलाना सीखता था। अगर वो रेस्ट करता तो बुद्धा उसे जबरदस्ती उठाता और रात को वो दोनों बहस करते। जब ये योनियो सोता तो वो ट्रेनिंग करता यूजिंग अनपैरेलल्ड ड्रीम माइथिक आर्ट्स जो महान ने उसे सिखाए थे। और उसके लिए जीना का मतलब था एक तलवार बनना रेडियंट आर्ट्स का, और वो इस रास्ते पर बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक्चुअली अपने मास्टर के रॉक्स ऑफ लव को रोक दिया और उसका मास्टर गर्व से उसे देखता है। और इसी तरह 5 साल पलक झपते बीत गए। वो इस लेवल तक पहुंच गया जहां योनो खुद से गेट को अपनी ताकत से उठा सकता था। और जब वो वापस आया उसने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि वो कौन बन गया है। पर उससे पहले कहानी एक दिन पहले की तरफ चली जाती है। योनो जमीन पर सो रहा होता है। महान उसे बुलाता है और योनो कहता है कि थोड़ा और देर। महान फिर से बुलाता है और योनो कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा और सोना चाहता था। पूछता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं मानता, पर फिर वो हैरान होता है क्योंकि महान अपने फिजिकल फॉर्म में होता है। उससे कहता है कि यहाँ आओ। योनो पूछता है क्या हो रहा है, और महान कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स के लिए दे दी और उसकी उम्मीद थी कि वो इसका अंत देख सके, इसलिए उसने किसी और चीज की चिंता नहीं की सिवाय मार्शल आर्ट्स के। और इस रास्ते को आखिरी तक चेस करते करते वो एक चिड़चिड़ा बुद्धा बन गया जिसे उसके क्लैन ने दूर कर दिया। योयो सोचता है कि आज वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। महान कहता है कि जब वो सोचता है तो उसे समझ आता है कि उसका क्लैन उसे क्यों नहीं ढूंढने आया। आखिर उसने अपने बच्चों और परिवार को छोड़ दिया सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए। उसने सोचा कि मार्शल आर्ट्स का अंत देखने से उसे सब कुछ मिल जाएगा, पर आखिर में वो गलत था। उस सपने का पीछा करके उसे ये समझ आया कि वो क्या सच में चाहता था। मार्शल आर्ट्स वो चीज है जो इंसान करता है, तो अगर वो लोगों के साथ चल के स्वॉर्ड्समैनशिप के अंत तक नहीं जा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। और वायु ने उसे ये समझाया। उसने पहली बार किसी को सिखाया। वो गुस्सा था, इरिटेट था और सच में फ्रस्ट्रेटेड था, पर उसने खुशी भी महसूस की और उसे उसके बढ़ने से खुशी मिली और उसने लगाव भी महसूस किया। यू पूछता है क्या हो गया आज उससे, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो दोबारा नहीं मिलेंगे। महान कहता है कि वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वक्त आ गया है। यू हैरान होकर पूछता है क्या वो सच में समझ रहा है कि वो इस बात में आएगा, क्योंकि उसने तो कहा था कि 30 साल तक ट्रेनिंग करनी है और अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं।
तो उसे अभी 25 साल और रहना होगा। महान कहता है कि हाँ, उसने ऐसा कहा था। और योनो पूछता है तो फिर क्या सीन है? जो इंटरनल ची उसने एलिक्सर के रूप में दिया था ताकि वो बिना खाए यहाँ जी सके, वो इतना इजी मेंटेन करना नहीं है जितना वो सोचता है। और उसके पास अब और पावर नहीं बची, इसलिए अब उसके जाने का वक्त आ गया है। यू पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अगर बताता तो वो चला जाता, खाना ढूंढता और वापस आकर ट्रेनिंग करता। महान बोलता है कि उसे पता था कि वो वापस आता अपने हमेशा के सार्कास्टिक अंदाज में, और वो समझता है कि योयो क्या महसूस कर रहा है। फिर वो उठता है, कहता है कि उसने जो वक्त उसके साथ बिताया वो उसे पसंद था और वो चाहता था कि वो दुनिया घूमे, पर ये भी ठीक है। और उसकी आंखों में एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन होता है। उसे ऑलरेडी दिख रहा है योयो दुनिया भर में इधर उधर घूम रहा है और दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो कहता है कि दुनिया देख, उसे अपने अंदर बसा और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। और सबसे पहले लोगों को देख, दुनिया को बाद में देखना। वो कहता है कि जब वो ऊपर देख रहा था तो उसने कभी ये नहीं देखा कि उसके पैर के नीचे क्या था। और योयो को भी उसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर दुनिया में किसी को उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मूवमेंट्स, उसकी स्पोर्ट्समैनशिप का पता नहीं भी चले, तो भी महान उसके अंदर हमेशा रहेगा, क्योंकि सब उसके अंदर बसे हैं। वो कहता है कि अगर वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या महान इंसान न भी हो तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। योयो कहता है कि वो नहीं जा सकता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये ठीक नहीं है कि वो बिना सिखाए जाए। कम से कम एक दिन और रुक जाए। महान ब्लू मिस्ट बन के फेड होने लगता है और कहता है कि बस खुश रहना। योयो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि उसे पहले ही बता देता। वापस प्रेजेंट में योयो गुस्से में है। कहता है कि इसीलिए वो बिना बताए चला गया। हम देखते हैं कि उसने योयो के कपड़ों पर लिखकर उन्हें खराब कर दिया। योयो कहता है कि वो अच्छे से जा सकता था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। महान ने जाने से पहले उसके कपड़ों पर एक मैसेज लिख दिया था। समरी यह है कि योयो ने 5 साल में जो मार्शल आर्ट्स जल्दी जल्दी सीखे थे वो अभी भी अधूरे थे, और क्योंकि वो महान के जाने के बाद ट्रेनिंग नहीं करेगा, इसलिए उसके बॉडी में एक मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है। उसके अंदर का जो एलिक्सर उसने निगला था वो उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तुम इसे ऐसे देख सकते हो जैसे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाना, पर असल में ऐसा नहीं है। अगर योयो की मार्शल आर्ट्स ग्रोथ उस एलिक्सर के बेस से स्लो रही तो उसकी इनर एनर्जी महान एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्सप्लोड करके मर जाएगा। समरी, अगर वो लेजी हुआ तो मर जाएगा। योयो कहता है कि उसे पता था कि वो साला बुद्धा कुछ न कुछ उल्टा कर गया है। महान कहता है कि दुनिया देख, तब तू चीजें महसूस करेगा तो सीखेगा। वो छोटी सोच और छोटी जगह में अटका न रहे, उसे बड़ी चीजें देखनी है और बड़ा बनना है। योयो जुबान चाट के कहता है, क्या अजीब आदमी था। फिर बोलता है कि सबसे पहले उसे रोला जाना होगा और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर से मिलना होगा और उसके साथ रहना होगा, तब जाकर उसे कुछ महसूस होगा। वो कहता है कि वो तो घर जाने वाला था पर अब सब कुछ खत्म करके जाएगा, इसलिए उसके फैमिली को टेंशन नहीं लेनी चाहिए और उसे यकीन है कि उसका भाई ठीक होगा। वो इधर उधर देखता है और कहता है कि उसे अब अपना काम करना ही पड़ेगा। जाने से पहले वो उस केव को झुककर प्रणाम करता है जहां उसकी मुलाकात महान से हुई थी। कहता है कि वो वापस नहीं आएगा, इसलिए बस इतना समझ ले। उसे विश्वास नहीं होता कि वो उसे आखिरी तक परेशान कर रहा है, पर वो सोचता है कि रोला है कहाँ और कैसे पहुंचे। केव के अंदर महान का रूप एक बार फिर दिखाई देता है और वो एक एब्सोल्यूट शैतान की तरह हंसने लगता है। कहता है कि अगर उसने दुनिया नहीं देखी तो वो एक सूख चुकी मम्मी की तरह मर जाएगा। वो कहता है कि दुनिया में ऐसे मार्शल आर्ट्स का क्या मतलब जिसमें दुनिया की समझ ही ना हो, और उसे किसी रैंडम जगह में जिंदा नहीं रहने दे सकता। दुनिया इतनी बड़ी है कि उसे ऐसे वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता, और योयो को साला कह के बुलाता है। इसी वक्त वो सच में फेड होने लगता है और कहता है कि योयो की वजह से वो खुश था और वो भी चाहता है कि योयो खुश रहे। योयो हवा में बदलाव महसूस करता है और अपने मास्टर को याद करता है और वक्त बीता हुआ दिखाया जाता है। योयो अब एक जगह पर है
जिसका नाम है केफेंग। उसके कपड़े बिल्कुल घटिया हालत में हैं। उसके कुत्ते भी वैसे ही हैं। मैं चाहता हूँ कि काश उन्हें अपनी जुबान से साफ कर पाता। योयो लोकी एक लाश की तरह लग रहा है और पूछता है, ये केफेंग है? जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो एक लकड़ी पर बैठा होता है और कहता है, हाँ, ये है बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर जैंग ई, जो थोड़ा मैड डॉग जैसा दिखता है। योयो कहता है कि वो आया है क्योंकि उसे कुछ पूछना है। जैंग ई पूछता है, पैसे हैं? योयो कहता है, क्या रियली मुझे पैसे देने पड़ेंगे? जैंग ई बोलता है, हाँ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वो योयो को ध्यान से देखता है और कहता है कि उसकी आवाज तो लगती है जैसे वो 20 साल का भी नहीं, पर चेहरा 50 साल से भी ज्यादा का लगता है। उसने कभी भी इतना बड़ा भिखारी नहीं देखा और वो एक भूत लगता है। वो कहता है कि वो फ्री में करना चाहता था क्योंकि लगता है वो भी उसी सेक्ट का है, पर यहाँ भी रूल्स होते हैं। योयो पूछता है कि वो क्या कह रहा है सैम सेक्ट के बारे में। जैंग ई कहता है कि वो देखकर समझ गया। योयो गुस्से में कहता है, मैं भिखारी देखता हूँ, और अपना सीना ठोकता है। जैंग ई कहता है, बिल्कुल दिख रहा है, अगर पैसे नहीं है तो इन्फो नहीं मिलेगा, चला जा और थोड़ा भिख मांग करा। योयो कहता है, मैं भिखारी नहीं हूं तो भिख क्यों मांगू? जैंग ई कहता है, वही तो, तू भिख मांग ही सकता है, बस एक टोकरी रख दे जहां तू बैठा है और पैसे बरसेंगे। अपने टैलेंट का वेस्ट क्यों कर रहा है? फिर वो कहता है कि क्या तू मेरे साथ काम करेगा? सीन जंप करता है। योयो नीचे एक ढेर सारे पैसे देख रहा है और जैंग ई कांप रहा है और शौक में कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांच के आधे साल के एक्सपेंसेस आधे दिन में कमा लिए। गॉड ऑफ वेल्थ खुद आ गए। जैंग ई पूछता है कि उसे क्या जानना है और योनो चाहता है एक लिस्ट, फेमस स्कॉलर्स और ब्लैकस्मिथ्स के लोकेशंस, हॉबीज और स्पेशलिटीज की। वो एक के बाद एक लिस्ट बोलता जाता है। जैंग ई कहता है कि उसने वादा किया था तो वो बता देगा, लेकिन उसे 7 दिन बाद वापस आना होगा। योनो कहता है उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है तो वो यही रुक जाएगा। जैंग ई कहता है कि ठीक है उसके लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने शब्दों का पछतावा होता है। सेक्ट के एक मेंबर ने उससे कहा कि कुछ दिक्कत हो गई है। यो पूछता है कि भिखारियों के लिए दिक्कत क्या हो सकती है। बंदा कहता है कि उसे लगता है सब भूखे मर जाएंगे। जैंग ई पूछता है कि वो क्या कह रहा है। बंदा जैंग ई को बोलता है कि तुरंत आकर देखे, और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि मर्चेंट्स उंगली से दिखाते हुए कह रहे थे कि अगर वो भिखारी है तो कम से कम उस लेवल के तो होने चाहिए, और वो पैसा बरस रहे थे योनियों पर कहते हुए कि बेचारा भूखा है। जैंग ई हैरान हो जाता है क्योंकि पता चलता है कि योंगियों ने पूरी भिखारी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है। थोड़ी देर बाद यो जम्हाई लेते हुए कहता है कि उसे प्यास लगी है। जैंग ईल आदमियों को बोलता है पानी लाने को। योनो कहता है कि बॉल गंदा है। जैंग ईल उस आदमी को थप्पड़ मारता है, कहता है कि नया बॉल लाओ, और उसे स्टूपिड भिखारी बोलता है। ये होता है फ्रेंडली फायर। यो कंप्लेन करता है कि पानी हल्का गर्म है। जैंग ईल कहता है कि जाओ पहाड़ों से ठंडा पानी ले आओ। योयो आराम से लेटे हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा है, लेकिन जैंग ईल गुस्से में है, कहता है कि वो बेगर सेक्ट का ब्रांच लीडर है और एक स्टूपिड भिखारी का नौकर बन जाना बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन अगर वो उसे निकालेगा तो उसके लोग भूखे मर जाएंगे। और वो सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो कब आएगी। वो यू की बैक मसाज करते हुए कहता है कि अगर ये चला गया तो सब मर जाएंगे। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि फाइनली उन्हें इन्फो मिल गई। जांगिल एक्साइटेड हो जाता है, कहता है फाइनली, और वो योंगियों की बैक मसाज करते हुए उसमें घुस जाता है। यू इन्फो पढ़ते हुए पूछता है, क्या यही सब है? जैंग ई पूछता है, क्या मतलब? योनो कहता है कि क्या सच में यही बेचने वाले थे? जैंग ई इन्फो देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि क्या ये सच में सबको मारना चाहते हैं? ये तो सिर्फ आधा ही है जो मांगा था। ये खराब है, कुछ करना पड़ेगा। योनियो सोचता है, क्या इसलिए क्योंकि उसने पैसे कम दिए? लेकिन जैंग ई कहता है रुक जा, और कुछ करने से पहले उसे रास्ते पे धक्का देता है, कहता है कि अब वो और भीख मांग नहीं सकता और उसे नई इन्फो देगा। वो एक फैंसी जगह में जाते हैं जहाँ एक औरत उनका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि उसे यहाँ देखना रेयर है और उसे फॉक्स डॉग बुलाती है। ये कियांग के हाउस सेक्ट की ब्रांच लीडर गुई 99 होती है। जैंग उसे ग्रीट करता है और योनो पूछता है कि फॉक्स डॉग का क्या मतलब है, क्या यही उसका टाइटल है?
जांगे इरिटेट होता है, लेकिन जब भी कुछ कहने जाता है यूनो उसे बार बार फॉक्स डॉग बुलाता है। नैंग नैंग कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कियांग का ब्रांच लीडर हाउस सेक्ट के पास इन्फो के लिए आया है, जबकि वो राइवल्स हैं। जैंग कहता है कि वो बेगर सेक्ट के लिए नहीं आया, बल्कि एक कस्टमर को लाया है। यूनो उसे बार बार फॉक्स डॉग बोलता जाता है। नैंग नैंग पूछती है क्या वो मजाक कर रहा है, जबकि क्लाइंट खुद भिखारी है, और पूछती है क्या ये कोई इंसल्ट है या जोक, क्योंकि वो भिखारियों को इन्फो नहीं बेचते। यो कहता है कि वो बेगर सेक्ट से नहीं है। नैंग नैंग कहती है कि अगर उसने इंसल्ट किया तो उसे एक्शन लेना पड़ेगा, और उनका भी प्राइड है। योयो कहता है क्या उसने सुना नहीं, वो सोचता था कि हाउस सेक्ट एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता कि वो बेगर सेक्ट से है या नहीं। वो कहता है कि अगर बेसिक ही इतने खराब हैं तो ये लोग इन्फो बेचकर कैसे जी रहे हैं। नैंग नैंग गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है गॉन्ग यू। वो कहते हैं यस मैम, और वो पूछती है कि जूनियो कौन है। वो कहते हैं कि उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो बेगर सेक्ट से नहीं है। नैंग नैंग फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यूनो कहता है कि अब तो इन्फो बेच सकती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो नहीं बेचना चाहती, और उसे निकाल देती है। यो हंसकर कहता है कि उसमें बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, जबकि वो पैसे देना चाहता है फिर भी मना कर रही है। वो कहता है कि हाउस सेक्ट का अंत ज्यादा दूर नहीं है। नैंग नैंग उसे धमकाती है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो उसके हाथ पैर कटवा देगी। यो कहता है कि वो गलत नहीं है, और उसे ओल्ड लेडी बोल देता है। वो और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है गोंग मिया, इस हरामी को सबक सिखाओ। गोंग मिया कहता है यस मैम, और सीधा सीलिंग से कूदता है और यो पर अटैक करता है। जांगे रोकने की कोशिश करता है, कहता है नो, लेकिन यूनियो उसका चेहरा पकड़ के कहता है हटो, और उस आदमी को सीधा जमीन में ठोक देता है, जैसे लफी ने बेलमी को वन पीस में मारा था। नैंग नैंग स्पीचलेस होती है, और जैंग ईल भी। यो साई करता है और कहता है कि उसे किसी ने मारा तो काउंटर अटैक इंस्टिंक्ट से निकलता है। अगर उसने पहले बताया होता कि अटैक करेगा तो आसान होता। जैंग ई कहता है कि उसे लगा था यो मार्शल आर्ट्स जानता है, लेकिन इतना स्ट्रांग होगा ये नहीं सोचा था। वो एक मॉन्स्टर है। योनो कहता है कि ये सब उस ओल्ड मैन की गलती है। नैंग नैंग रियलाइज करती है कि उससे गलती हो गई। कहती है कि उसे पता नहीं था कि वो इतना प्रेस्टिजियस कस्टमर है। यो कहता है कि उसने तो पहले ही बोला था कि वो बेगर सेक्ट से नहीं है। नैंग नैंग कहती है कि फिर भी, और जैंग ई की तरफ देखते हुए कहती है लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। जैंग कहता है कि हो सकता है वो ना माने, लेकिन वो सच में लड़ने नहीं आया, सिर्फ कुछ इन्फो थी जो उनकी सेक्ट नहीं ला पाई, इसलिए हेल्प मांगने आया। नैंग नैंग पूछती है क्या वो सीरियस है। वो कहता है हाँ, जबकि योनो गोंग की लाश घसीट रहा होता है। नैंग कहती है कि ये ऐसा है जैसे शेर को खरगोश के बिल में ले आना और उससे ऊन मांगना। वो कहती है कि उसे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सीरियस तो बनना पड़ेगा। वो कहती है कि वो उस पर भरोसा कर लेती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे इन्फो देना एक अलग बात है। ये सच है कि उसके क्लाइंट ने उसके आदमी को चोट पहुंचाई है, इसलिए उन्हें उसका मुआवजा चाहिए होगा। योनो पूछता है कि वो क्या कह रही है, और वो कहती है कि अनऑर्थोडॉक्स दुनिया का एक सिंपल रूल है, खून के बदले खून, जान के बदले जान। वो अपने गार्ड्स को बुलाती है जिन्हें फोर शैडोज कहते हैं, जो लिटरली कहीं से भी अचानक आ जाते हैं और फार्मिंग शुरू कर देते हैं। यो कहता है कि इस जगह में हर किसी का एंट्री स्टाइल बड़ा ही फैंसी है, और वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है, लेकिन क्योंकि उसने उनमें से एक को चोट पहुंचाई है वो बिना चोट के यहाँ से जा नहीं पाएगा। यो पूछता है कि क्या ये समझना इतना मुश्किल है, ये तो बस एक गलती थी और उसने बस हल्की चोट मारी क्योंकि वो पहले उस पर वार करने आया। वो गुस्से हो जाती है और कहती है कि वो यकीन नहीं कर सकती कि ये स्केल्टन जैसे दिखने वाला हरामी इतना हंगामा कर रहा है। फिर वो फिर से वही अनऑर्थोडॉक्स बकवास बोलती है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। और योनो कहता है कि ये तो किसी लोन शार्क की फिलॉसफी लग रही है। जैंग इन उसे चुप रहने को कहता है। वो कहती है कि वो उसके चेहरे का थोड़ा सा मांस काट लेगी और बात खत्म कर देगी। यू कहता है कि उसे माफ करना, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा फैट तो है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ दिनों से ठीक से खा नहीं रहा। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने लोगों से कहती है कि उसे मार डालो।
और चारों उस जगह से उछलकर उसकी तरफ आते हैं। भाई, जुबान अंदर रखो। जैसे ही वो पास आते हैं, यूनो कहता है कि उसने तो सोचा था सिर्फ उसके चेहरे का थोड़ा मांस काटने वाले हैं, लेकिन अब तो सीधा उसकी जान लेने आए हैं। और जब वो देखता है एक बंदा अपनी जुबान चाट रहा है, तो कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही क्रीपी हो गया। वो बिना ज्यादा हिले सबको तुरंत संभाल देता है, बस एक कदम आगे बढ़ाता है और चारों को हवा में उड़ा देता है। वो इतनी हैरान हो जाती है कि उसका दूसरा ठुड्डा निकल आता है और योनो कहता है कि कोई भी हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसका किसी को मारने का कोई इरादा नहीं है आज। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।